एक अस्वीकरण। मेरी सभी कहानियाँ सत्य घटनाओं पर आधारित काल्पनिक कहानियाँ हैं तथा इनके सभी पात्र काल्पनिक हैं। इन घटनाओं का तथा इन पात्रों का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। मैं लिज़ी कुमार आज की इस महफ़िल गुफ्तगू में फिर से आपको रूबरू करवाती हूँ एक नए आत्मबोध से। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के सामने से गुजरते हुए बहुत सारी बातों को मैं याद करते हुए जा रहा था। कितने मरीज, ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, यह ज़िंदगी मौत से भी बदतर बना देते हैं और हम डॉक्टर्स इन जिंदगियों की हिम्मत बढ़ाने में और इनका इलाज करने में खुद को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। पिछले 22 साल से मैं इस हॉस्पिटल का एक अभिन्न अंग हूँ। तभी देखता हूँ सामने से निशा चली आ रही है। निशा के पिताजी इस हॉस्पिटल में दाखिल हैं। उनको मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज मुश्किल है और हम डॉक्टर्स ऐसे मरीज़ों को अपनी वेदना से पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक होने के लिए उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं और अक्सर यह कोशिश हमारी कामयाब भी होती है क्योंकि उनको एक ठीक ठाक सी लंबी ज़िंदगी मिल जाती है। आज निशा कुछ ज़्यादा परेशान दिख रही है। हेलो निशा। नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पापा की तबीयत में कुछ ख़ास सुधार नहीं है और समझ नहीं पा रही हूँ मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ। निशा, क्या तुम इस वक्त फ्री हो? हम थोड़ी देर बैठकर क्या बात कर सकते हैं? हाँ सर, प्लीज़। चलो निशा, मेरे केबिन में चलते हैं। मैं निशा को लेकर अपने केबिन पहुंचा। निशा बहुत घबराई, हैरान, परेशान सी थी। उसकी आंखें लाल थी। विक्रांत जी की इकलौती बेटी है निशा। निशा की चिंता मैं समझ पा रहा था। बोलो निशा, क्या कहना चाहती हो? दोस्तों, आज की इस महफिल गुफ्तगू में मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपको मिलवाता हूँ एक बेटी से, एक ऐसी बेटी जो अपने बीमार पिता के लिए बहुत चिंतित है। आइए सुनते हैं और समझते हैं उसकी चिंता का क्या कारण है। हाँ बताओ निशा, क्या हुआ? सर, पापा को जितना मैं देख पा रही हूँ, आपको क्या लगता है? निशा, तुम्हारे पापा ठीक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकते, वह बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, बस थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन सर, पापा को समझाना भी तो मुश्किल है। आपको मालूम है वह एक रिटायर्ड जज हैं। वो हर बात की तह तक जाना चाहते हैं। उनसे मैं ज़्यादा टाइम तक उनकी इस बीमारी को नहीं छुपा सकती हूँ। तो तुम क्या चाहती हो? सर, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे पापा ठीक हो जाएं। इन केस अगर कुछ हमारी उम्मीदों के खिलाफ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में मैं पापा को उनकी बीमारी के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि वह जानना भी चाहते हैं और हम उनसे छुपा नहीं सकते ज़्यादा वक्त तक। समझ नहीं पा रही हूँ कैसे हैंडल करूँ। निशा, क्या हैंडल करना चाहती हो? किसको हैंडल करना चाहती हो? तुम खुद को हैंडल करना चाहती हो या अपने पिताजी को? डॉक्टर समीर, मैं दोनों को हैंडल करना चाहती हूँ क्योंकि पिताजी के साथ साथ मैं भी इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। अच्छा, एक बात बताओ निशा, अगर तुम अपने पिताजी की जगह होती तो तुम क्या करती? सर, मैं अपनी बीमारी के बारे में ज़रूर जानना चाहती। और क्या तुम उसको फेस कर पाती निशा?
यस सर, मैं बिल्कुल फेस कर पाती। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम इस बीमारी के बारे में अपने पापा को बताओगी तो क्या वह उसको पॉजिटिवली लेंगे? यस डॉक्टर समीर, वह ज़रूर लेंगे। मैं अपने पापा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। फिर कहने में क्या दिक्कत है? कहने में यह दिक्कत है सर, समझ नहीं पा रही हूँ इस बात का खुलासा मैं किस तरीके से करूँ। बहुत मुश्किल है ना सर, उनको यह बताना कि यह बीमारी आगे चल के उनके लिए एक लंबी बीमारी का रूप धारण कर सकती है। मैं उन शब्दों को खोज रही हूँ जिन शब्दों के मेल से मैं अपने पिताजी से बात कर सकूँ। मैं अपनी बात को इस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहती हूँ कि वह वही समझे जो मैं कहना चाहती हूँ। ऐसा ना हो कि मैं कुछ कहूँ और पापा कुछ और समझ बैठें। मेरी बात को सही तरीके से समझकर वह अपनी बीमारी का इलाज एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ले सकें। सर, मैंने उनको एक सजेशन और दिया था कि पापा जब आप यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको कहीं हिल स्टेशन ले चलती हूँ, कहीं घुमा लाती हूँ, आपका मन अच्छा रहेगा। नहीं तो बोलिए कहीं ऐसी जगह चलते हैं, समंदर किनारा हो, आपको घूमने का दिल करता है ना, आपको समंदर बहुत पसंद है ना। लेकिन पता है डॉक्टर समीर, उन्होंने मना कर दिया। वो बोले कि वह हॉस्पिटल से जाने के बाद वह घर पर ही रहना चाहते हैं। सर, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको अपनी बीमारी का कुछ अंदाज़ा लग चुका है। तो क्या लगता है निशा, आपको क्या करना चाहिए? सर, मुझे लगता है कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन बात भी मैं इस तरीके से करना चाहती हूँ कि उन पर किसी तरह का फोर्स ना हो। मैं उनको ज़बरदस्ती किसी कन्वर्सेशन में डाल रही हूँ, ऐसा मैं उनको महसूस नहीं करवाना चाहती हूँ। मैं उनको यह महसूस कराना चाहती हूँ कि मैं उनके साथ हूँ। मैं अपना प्यार उनके लिए एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, और वह प्यार का एक्सप्रेशन चाहे मैं बोल कर करूँ, चाहे अपने एक्शंस के थ्रू करूँ, लेकिन सर मुझे कुछ तो ऐसा करना है कि उन्हें यह महसूस हो कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ। मेरे पापा ने मुझे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया है, और आज जो भी सच है यह मैं उनको बताना चाहती हूँ। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि पापा, आई लव यू। मैं उनको एक पिता के रूप में जब देखती हूँ तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी मेरे नाम पर कुर्बान कर दी। मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हों, मैं उन सब के लिए उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे उनकी मदद करूँ। ओके निशा, अभी आपने बहुत सारी बातें बताई। अब मुझे एक बात बताएं, एज अ फादर वो आपके साथ अमेजिंग पर्सन थे जितना मैं समझ पा रहा हूँ। यस डॉक्टर समीर। अच्छा, अब आप ये बताएं, एज अ पर्सन वह बाहर लोगों के साथ कैसे थे? एज एन इंडिविजुअल वह बाहर लोगों के साथ कैसे थे? सर, मेरे फादर एक अमेजिंग ह्यूमन बीइंग हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दान किया है, बहुत लोगों की मदद करी है। आपको मालूम है कितनी गरीब लड़कियों की शादियों का कन्यादान मेरे पापा ने खुद किया है। सर, मेरे फादर सामूहिक विवाह करवाते थे जिसमें गरीब घरों की लड़कियों की उन्होंने शादियां करवाई हैं, और बहुत अच्छे अच्छे घरों में वह बच्चियां गई हैं। वाओ, यह तो कमाल है। तो फिर क्यों नहीं तुम उनको उनकी उन अच्छी बातों को याद दिलाती हो? उनकी थोड़ी सी हौसला अफजाई तो करो ना। उनको उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बताओ। उनको याद दिलाओ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो वह शख्स जो तकलीफ़ से, दर्द से गुज़र रहा है, जो यह जानता है कि उसके पास अब कुछ ही समय बचा है, वह अपने किए हुए उन अच्छे कामों को याद कर कर कुछ और लम्हे अपनी ज़िंदगी के खुशी से जीने की ख्वाहिश रखता है। मैं जानता हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि इस बात को कहने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है, बस ये बात कहनी है। लेकिन कैसे कहनी है यह अब तुम्हें सोचना है।
सर आप ठीक कहते हैं। मुझे उनके सामने ऐसे रहना है जैसे कि मैं उनकी हर बात समझ रही हूँ, उनके हर दर्द को समझ रही हूँ, और अगर वह मुझसे किसी तरह का सवाल करें तो मुझे पूर्ण रूप से सत्य बोलना है, सच बोलना है। मुझे ज़रा भी मैनिपुलेट नहीं करना है, क्योंकि अगर उनको ज़रा सी भी शंका हो गई कि मैं कहीं मैनिपुलेट करके उनको उनकी बीमारी के बारे में बता रही हूँ, तो सर वो और टूट जाएंगे। हो सकता है सर ये बताते वक्त मैं रो पड़ूँ। कोई बात नहीं निशा, अगर रोना आ जाए तो रो लेना। तुम्हारे संग तुम्हारे पापा भी रो लेंगे। एक दूसरे को अपना अपना कंधा देना सिर रख कर रोने के लिए, एक दूसरे के आंसुओं को पोंछना। उनकी दुनिया में सिर्फ तुम हो और तुम्हारी दुनिया में सिर्फ वह है। यह ख्याल है उनको। उन्हें इस बात का पूरा इल्म है कि आप दोनों की दुनिया आप दोनों से ही बनी हुई है। लेकिन ध्यान रहे, हमेशा सच बोलने की भी कोशिश नहीं करना। कई बार खामोश रहना भी बहुत ज़रूरी होता है, और कई बातें खामोशी से भी बयां हो जाती हैं। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि हम जिन अल्फाजों का इस्तेमाल कर कुछ बयां करने की कोशिश करते हैं, कई बार वह अल्फाज दूसरे शख्स तक पहुंचते पहुंचते अपने अर्थ को बदल देते हैं। ध्यान रहे। जी सर, मैं ध्यान रखूंगी सर। मेरा इंटेंशन सिर्फ एक ही है कि मैं उनको उनकी इस बीमारी में शांत रखना चाहती हूँ, और अपने ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, जितना भी समय मेरे पापा के पास है वह शांतिपूर्वक उस समय को गुजारें। वह इस हकीकत को समझें कि यह जो बीमारी है यह आने वाले समय में बहुत तकलीफ़ देने वाली है। और मैं उम्मीद करती हूँ सर, मेरा ईश्वर मुझे निराश नहीं करेगा। दोस्तों, यहीं तक थी मेरी और निशा की गुफ्तगू। इस 4 दिन की ज़िंदगी में हम में से बहुत लोग कभी ना कभी इस दौर से गुज़रे हैं, जहाँ पर हमें अपनों के खोने का बहुत डर होता है, और उस यथार्थ को फेस करना, उसका सामना करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक ऐसा कड़वा सत्य होता है जिसे हमें भी बर्दाश्त करना है, और जिसे वह जो उस बीमारी से गुजर रहा है उसे भी बर्दाश्त करना है। मुश्किल होता है। फिर भी यही कहूँगा, खुद पर संयम रखें और अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। इस कुदरत को, इस कायनात को, हम सबको बनाने वाले के हाथ में सब कुछ है। उसने हमें यह जीवन दिया है, और इस जीवन में हमारे साथ कुछ जिम्मेदारियां बंधी हैं। उन जिम्मेदारियों को हमें पूर्ण रूप से निभाना है, क्योंकि हर जिम्मेदारी के साथ कुछ अर्थ जुड़े हुए हैं। उनका एक मीनिंग है, हर रिलेशनशिप का एक मीनिंग है, एक पर्पस है, और ये रिश्ते हमारे बहुत करीब होते हैं और हम इनको खोना नहीं चाहते हैं। फिर भी उस परवरदिगार के आगे हम नतमस्तक होकर यही दुआ करते हैं, प्रभु जी, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, मेरे प्रियजनों को हमेशा सुखी रखना। मानव जाति का इस धरती पर अस्तित्व सिर्फ उसके जीवित रहने में नहीं है, बल्कि उस जीवन को एक अर्थ देने में है। Let's give a meaning to our life. Let us touch every heart we meet. Let us help out the needy. Let us protect what is given to us, and let's take care of the weaker ones. We should be able to spread compassion, love, and generosity, because I firmly believe in this fact that
God's plans are always better than mine. मेरी इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।